ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप दमदार 10 देख रहे हैं। बात मिडिल ईस्ट की जंग की हो रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। युद्ध में अब ईरान से लेकर इजराइल गैस तेल के फील्ड और प्लांट को निशाना बना रहा है, जिससे सप्लाई से लेकर कीमतों पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कल इजराइल ने ईरान के पास गैस फील्ड को निशाना बनाया। ईरान ने पलटवार किया, रास लाफान गैस प्लांट को धुआं कर दिया। ईरान ने अब हाइफा की ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला और दुनिया भर में गैस और तेल की सप्लाई पर इसका सीधा असर देखने मिल रहा है। अब कतर की हम बात कर लेते हैं। ईरान ने कतर पर जो हमला किया उससे कतर को कितना बड़ा नुकसान हुआ और ऐसा नुकसान शायद कतर को उबरने में साल लग जाए। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, पहले हिस्से में हमने इस बात की चर्चा की, कतर का 17% एलएनजी क्षमता जो है वो नष्ट हो गई है। ईरान के इस हमले से कतर में $20 अरब का नुकसान हुआ है। एलएनजी सप्लाई को नॉर्मल करने में कतर को कम से कम 5 साल का वक्त लग सकता है। वहीं ईरान ने यूएई की गैस फैसिलिटी को भी निशाना बनाया, जिसके बाद यूएई ने हबशान गैस प्लांट को बंद कर दिया है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट करने वाला देश है। कतर के गैस प्लांट पर हुए ईरानी हमले का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। एलएनजी सप्लाई तो प्रभावित होगी ही, कीमत बढ़नी तय है। वैसे ही मिडिल ईस्ट में जंग के बाद से कतर एलएनजी की कीमतों में करीब 50% तक का इजाफा कर चुका है। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता ही रही थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि $180 प्रति बैरल तक दाम जा सकते हैं कच्चे तेल के। राकेश जी उसमें ऐड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये तो ईरान पहले ही कह चुका है, वो इस जंग को वहां तक लेकर जाएगा जब $200 प्रति बैरल तक तेल की कीमत आ जाए। वहां तक ईरान इस जंग को लेकर जाना चाहता है। मिडिल ईस्ट में जंग से पूरी दुनिया में ऐसा हाहाकार मचा है कि महंगाई की मार से दुनिया के तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं। क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित होने के कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक दामों में इजाफा नहीं किया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत अब तक 23.56% बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में 32.43% महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 25% का इजाफा हुआ है, तो कनाडा में 17%, जर्मनी में 13% दाम बढ़ाए गए हैं। चीन में भी पेट्रोल की कीमतों में 10.37% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लूं। भारत के पास, पहले हम ऑयल की बात कर लें। ऑयल रिजर्व हम अभी तक लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छी प्रचुर मात्रा में है, कि अभी दाम बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। और कुछ पेट्रोल कंपनीज जो है वो वहन कर रही हैं अभी, जो भी उनको यूं कहे कि प्रॉफिट तो दूर की बात है, नुकसान ना हो, कुछ एक बैलेंस वो बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक होल्ड कर पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है युद्ध की स्थितियों पे। यदि मान लीजिए युद्ध लंबा खींचा, जैसे कि इस समय पर मिजाज दिख रहा है ईरान का, हालांकि इजराइल और अमेरिका अब चाहते हैं कि युद्ध की समाप्ति हो, लेकिन ईरान अभी अडिग है। वो अब ये चाहता है कि हम तो गए लेकिन हम तुमको भी नहीं बचाएंगे। ऐसी स्थितियों में यदि युद्ध लंबा खींचने से तात्पर्य यह है कि हमारा 20 तारीख तो हमारी हो गई मार्च में, और यदि 15 अप्रैल तक चला गया तो भारत के सामने व्यवस्था हो जाएगी पेट्रोलियम और गैस के दाम बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके पास जो भंडारण है, लेकिन आवक सबसे महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास लगातार आ रहा, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत अभी 3 करोड़ बैरल खरीद चुका है क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करेगा, लेकिन ये कितने दिन का स्टोरेज आप करके पाओगे? तो सवाल इस बात का है कि अपने पास भंडारण क्षमता कम है, हमारी आवक कम होगी, तो गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ाने के लिए भारत सरकार विवश हो जाएगी। अच्छा जी, ये उसमें एक अभी जो हम लोग खरीद रहे हैं ना, आवक अभी लगातार हो रही है, लेकिन हम लोग जो खरीद रहे हैं वो बहुत महंगा खरीद रहे हैं। हाँ। अब उधर भी जहाँ कौन महंगा नहीं खरीद रहा है सर? अगर ये कोई रिपोर्ट है तो वो भी बता दीजिए। हम लोग सब महंगा खरीद रहे हैं। हम लोग सबसे महंगा खरीद रहे हैं। अच्छा, हमें मिलने वाली छूट भी अब क्योंकि अभी जो क्रूड की कीमत हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कल $112 प्रति बैरल, आज $117-18 प्रति बैरल। तो इंडियन बास्केट जो है उसमें क्रूड की कीमत 146 बैरल प्रति डॉलर है। ये कल की बात हम आपको बता रहे हैं। जो इंडियन बास्केट है, इंडियन बास्केट में ब्रेंट है, और ब्रेंट के अलावा दुबई और ओमान का तेल है। तो ये जो हम लोग खरीदते हैं, हमारा जो इंडियन बास्केट है, मेरे ख्याल सर जब हम ब्रेंट कहते हैं तो हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए, ब्रेंट जो है वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो आपका इस्तेमाल होता है, रिफाइन होता है। बिल्कुल। तो हम लोग खरीदते जो ब्रेंट वो भी कच्चा तेल है, जो हम लोग ब्रेंट खरीदते हैं, दुबई ओमान का तेल खरीदते हैं, और वो उससे एक इंडियन बास्केट बनता है। तो इंडियन बास्केट में अभी जो क्रूड की कीमत है वो $146 प्रति बैरल है।
हम लोग इस कीमत पर खरीद रहे हैं। आप समझिए अगर इसमें ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनरी का कॉस्ट जोड़िए तो ये कितना महंगा हो गया तेल हम लोग का। अब हम लोग अभी आगे भी आगे कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि खाड़ी के देश या अमेरिका या वेनेजुएला या जहां से भी हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से गैस खरीदने की बात हो रही है, जहां से भी हम लोग खरीदेंगे अब सस्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, सिर्फ क्रूड की कीमत नहीं बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया और तीसरी बात की इंश्योरेंस महंगा हो गया और टाइमिंग भी बढ़ गया। तीन चीजें, टाइम तो लग ही रहा है, टाइम बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, क्रूड की कीमत बढ़ गई और इन सब का इफेक्ट, अल्टीमेट इफेक्ट ये है कि अब कंपनियां किसी तरह से, पहले तो मार्जिन कम करके चल रही थी, अब पूरी तरह से नुकसान में जाएंगी थोड़े दिन के बाद और कीमत बढ़ाना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन अगर इस तरह की स्थिति रही तो बड़ा भारी, बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। बशर्ते कि ये तीनों ही देश जो इस जंग में शामिल है वो ये तय कर ले कि गैस और ऑयल फील्ड्स पर वो हमला नहीं करेंगे। अगर एक ये पैक्ट भी हो जाए और फिर ये जंग चले तो दूसरा संकट जो है बना रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। लेकिन कम से कम एक राहत तो ये होगी कि ऑयल फील्ड अब सीधे युद्ध के निशाने पर नहीं है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच यूरोप और जापान ने एक बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने कहा है कि समंदर के रास्ते गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय करने के लिए वो तैयार हैं। इन सभी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा कि इन हमलों ने दुनिया में एनर्जी सप्लाई को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस बयान में कतर और सऊदी के तेल और गैस प्लांट पर हुए हमले की निंदा भी की गई। लेकिन इंटरेस्टिंग तस्वीर वो है जब आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जापानीज पीएम के बगल में खड़े हुए हैं। जापानीज पीएम उनकी तारीफों में कसीदे गढ़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है मुस्कुराते खुश होते नहीं थक रहे। और एक बयान वो है जो आपको थोड़ा सा हैरान भी करेगा। ये सरप्राइजेस की बात है। अगर हमारे सहयोगी के पास वो बाइट है तो जरा एक बार सुना दे दर्शकों को। चलिए, अभी वो बयान आया नहीं है हमारे पास, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। दोनों चीजें इतनी, मतलब एक तो जापानीज पीएम ने समझ लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे करना है। हाँ। उनकी इतनी तारीफ कर दी, वेरी गुड जेंटलमैन और फलाना तो दिमागा सब कुछ उन्होंने बोल दिया। लेकिन जहां पर बात सरप्राइज की आई, पर्ल हार्बर की आई, उन्होंने पूछा, जापान उनके होशफाख्ता हो गए। जापान की प्रधानमंत्री ने पूछा कि भाई आपने बताया नहीं हमको जब आप हमला करने, ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो सहयोगी देश हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने भी तो नहीं बताया। तो उसने कहा कि सरप्राइज करने में आप लोग का कोई जवाब है। जो फिर उन्होंने इसका इशारा पर्ल हार्बर पर हमले का था जो सेकेंड वर्ल्ड वार का था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग तुलना है, हम अभी इसको खत्म कर दे तुरंत की। आप देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आ गई, पर्ल हार्बर की बात आ गई, तो देखिए कितना कंट्रास्ट है। उस समय विंस्टन चर्चिल पूरी दुनिया से अनुरोध कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे इनको, रूजवेल्ट को, FDR को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि आप युद्ध में शामिल हो जाइए। और अमेरिका कह रहा था कि हमारा युद्ध नहीं है, तुम यूरोप के लोग लड़ रहे हो, तुम लोग लड़ो। लेकिन अचानक जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और मजबूरी में अमेरिका न सिर्फ युद्ध में शामिल हुआ बल्कि उसने परमाणु बम गिराया। अभी की स्थिति यह है कि ट्रंप सबसे हाथ जोड़ रहे हैं कि तुम लोग युद्ध में शामिल हो जाओ और यूरोप के देश कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने किया। अब जो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी है, उस जॉइंट स्टेटमेंट में एक आप सिल्वर लाइनिंग ये देख सकते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो पाने की स्थिति बने। लेकिन ये केवल एक संभावना ही है, एक उम्मीद ही है। देखिए, बड़े हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे मीनाक्षी जी कि एक संभावना भारत में देखी जा रही है। और अमेरिका के राजदूत और NSA चीफ का जो भारत में मीटिंग हुई, उसके बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम देशों के साथ बातचीत करना। आप याद करिए कि जब रायसीना डायलॉग हुआ था तो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने सबसे पहले ये डिमांड उठाई थी कि भारत को पहल करनी चाहिए मध्यस्थता के लिए, क्योंकि भारत एक गुट निरपेक्ष देश है और वो इजराइल और ईरान के साथ बराबर संबंध बना के चल रहा है। तो ऐसे में अब देखिए, US के पूर्व आर्मी चीफ हैं डगलस, उन्होंने भी ये कहा है कि नहीं, भारत को आगे आना चाहिए और युद्ध रुकवाने की पहल करनी चाहिए। यानी दुनिया के सामने आज भारत एक मध्यस्थ के रूप में, विश्वसनीय देश के रूप में उभर के सामने आया है। और सबको ये लग रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकवाने की क्षमता यदि किसी में है तो भारत में है। तो इससे आप एक वो परिप्रेक्ष्य में जाइए कि जब ट्रंप ये दावा किया करते थे कि मैं यदि युद्ध नहीं रुकवाता तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खत्म हो जाते, 3.5 करोड़ लोग खत्म हो जाते, ये मिथक अपने आप ही टूट रहा है कि भारत अपनी स्ट्रेटजी से ही काम करता है, अमेरिका की स्ट्रेटजी से नहीं करता। और आज अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है। बिल्कुल।
आइए अब आपको दिखाते हैं कि जंग के बीच अब तक सटीक खबरें और सही तस्वीरें पहुंचाना जर्नलिस्ट के लिए कितना खतरनाक होता है। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। जंग के बीच लाइव रिपोर्टिंग कर रहे एक रिपोर्टर की जान उस वक्त बाल बाल बची जब उनके पीछे एक मिसाइल से धमाका हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल ने कल एयर स्ट्राइक की। इजराइल के इस हमले का जो वीडियो सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। जब ये हमला हुआ उस वक्त रूस के एक चैनल के रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल वहां पर गिरी। गनीमत ये रही कि इस हमले में रिपोर्टर और उनके कैमरामैन दोनों बाल बाल बच गए। Further rocket attacks were reported against Nahariya and पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी का भी नाम है, जिन्हें एग्रा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए तापस रॉय को उम्मीदवार बनाया गया। रूपा गांगुली को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को भी टिकट दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। अब तक बीजेपी ने कुल 255 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, यानी कि 39 सीटों के लिए नाम की घोषणा होना बाकी है। ममता बनर्जी की पार्टी 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 74 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया। इस पर हमने अच्छा लंबा विश्लेषण किया, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं इस इलेक्शन से जुड़ी हुई। जल्दी से एक रिएक्शन भी आपके सामने और रख दें, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जिस हाई प्रोफाइल सीट की हो रही है वो भवानीपुर सीट है। और भवानीपुर सीट क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीधी सीधी टक्कर यहां पर होने की तस्वीर है। शुभेंदु अधिकारी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को वो पहले ही हरा चुके हैं। अब वो दावा ये कर रहे हैं कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को 25,000 वोटों से हराएंगे। उनका जो हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स है वो मुसलमान का तो भला नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुष्टिकरण की करता है। बंगाल को बर्बाद करने वाला ये सरकार है, टीएमसी सरकार है, उनका मुखिया ममता बनर्जी है। उनको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगा, पूरा राज्य में करेगा और ये धरती में भी होगा। ये सीट बीजेपी जीतेगा, शुभेंदु अधिकारी जीतेगा, 25,000 से ज्यादा मार्जिन होगा, मान के चलिए, रिकॉर्ड करके। अब आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान तो सुन लिया। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, क्योंकि हम लोग हर तरीके के लोगों से मिलते हैं। हमारे स्टूडियो में एक लड़का है, पश्चिम बंगाल का ही है, उसका पूरा परिवार मिदनापुर में रहता है। मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई बताओ जरा कि वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। तो उसने कहा कि माहौल तो बराबरी का है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी भारी पड़ रही है। मैंने पूछा कि कारण क्या है, ममता बनर्जी कैसे भारी पड़ रही है? तो वो बता रहा है कि अब जिसको लक्ष्मी भंडार योजना के तहत खाते में पैसा मिल जाए, या जिसे कन्याश्री जैसी योजनाओं के तहत खाते में पैसा मिल जाए, उसे और क्या चाहिए मैम, ये बताइए ना। तो वो तो बहुत खुश है। तो मैंने कहा तुम तो मिदनापुर से हो, तो इलाका तो पूरा अधिकारी फैमिली का गढ़ है। कहा कि नहीं, यहाँ तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बंगाल में थोड़ी दिक्कत तो है। ये बात वो ठीक कह रहे थे, मिदनापुर तो गढ़ है ही अधिकारी परिवार का, और तभी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। लेकिन कितनी कड़ी टक्कर हुई थी ये सब हम लोगों ने देखा था। 2000 वोट से कम का अंतर था, 1900 कुछ वोट से ममता बनर्जी हारी थी। इतना नजदीकी मुकाबला हो गया था, जबकि वो इलाका देखिए, ममता बनर्जी हमेशा घबराती थी शुभेंदु अधिकारी से मिदनापुर को लेकर के। उनको जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो ममता बनर्जी को ये डर था कि कहीं शुभेंदु अधिकारी अपनी पार्टी न बना ले, और उन्होंने इसकी पहल की थी। शुभेंदु अधिकारी ने ताम्रलिप्ता कांग्रेस नाम से एक पार्टी रजिस्टर कराने की कोशिश की थी। मेदिनीपुर का पुराना नाम ताम्रलिप्ता है। तो ताम्रलिप्ता कांग्रेस अगर वो बनाते तो ममता बनर्जी को ज्यादा परेशानी थी। वो बीजेपी में चले गए तो उनको थोड़ी राहत इससे रही। तो जब वहां जाकर के ममता बनर्जी लड़ी और सिर्फ 2000 वोट से हारी, तो भवानीपुर में 25,000 वोट से हराने का दावा थोड़ा बड़ा है। लेकिन चुनाव में तो नेता ऐसी दावा करते हैं, चुनाव के पहले तो इस तरह के दावे किए जाते हैं। और एक कहानी ये भी है कि भवानीपुर में 47,000 नाम कटे हैं इस बार SIR में। पहले 44,000 नाम कटे, 4,000 विचाराधीन नाम थे। तो 47-48,000 नाम कटने पर क्या ममता बनर्जी को कुछ असर पड़ेगा? पिछली बार 58,000 वोट से जीती थी। मैं भवानीपुर सीट घूमा हूँ। भवानीपुर सीट को आप समझिए कि एक नया भवानीपुर है, एक पुराना भवानीपुर है। पुराना भवानीपुर जो काली घाट और ये सारा पुरानी बस्तियां हैं, वहां पे ममता बनर्जी का आज भी वर्चस्व है। लेकिन जो कॉमर्शियल भवानीपुर का हिस्सा है
वो इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो अब देखना ये होगा कि जो अजीत जी बता रहे हैं कि नाम कटे 45-47 हजार नाम कटे हैं, 37। तो 47 हजार नाम किस इलाके से ज्यादा कटे? यदि वो पुराने इलाके से ज्यादा कटे हैं तो ममता बनर्जी के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को स्ट्रेटेजी करने के बाद, रणनीतिक तौर पे अध्ययन करने के बाद ही शुभेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि हम हारेंगे। क्योंकि शहरी इलाके में मैं देखा हूँ, शहरी इलाका जो है यानी आधुनिक जो क्षेत्र है भवानीपुर का, वहाँ ममता बनर्जी जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं। कॉमर्शियल इलाके हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी दुकानें हैं, तो वहाँ ममता बनर्जी का ज़्यादा प्रभाव नहीं। लेकिन जो पुराना क्षेत्र है उस क्षेत्र में ममता बनर्जी जी का आज भी वर्चस्व है भवानीपुर। इस मामले में जो नैरेटिव का वार है, हाँ। वो ममता बनर्जी अभी तक जीत रहे हैं क्योंकि वो अकेले एक ही सीट पर लड़ रही हैं। और अगर अकेले आकर के लड़ रहे होते, शुभेंदु अधिकारी कहते कि हम नंदीग्राम नहीं लड़ेंगे, इस बार फिर हम भवानीपुर ही लड़ेंगे, जैसे ममता बनर्जी पिछली बार एक ही सीट लड़ी थी, वो 2 सीट लड़ रहे हैं और ममता एक ही सीट लड़ रही है, बालीगंज लड़ने नहीं गई। जब जल्दी से कुछ और खबरें आपके सामने रख दें। पश्चिम बंगाल में ही चुनाव के बीच टीएमसी सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने इस बार अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर अटैक किया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 50 बड़े अधिकारियों के तबादले पर सवाल उठाया और कहा कि जिस तरह से बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत में ही 50 अधिकारियों को हटाना प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि ये सबसे बड़े स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप है। अब ये कैसा हस्तक्षेप है? तबादला कहाँ नहीं होता और कौन से प्रदेश में नहीं होता? हाँ, तबादले की टाइमिंग से परेशानी जरूर हो सकती है। राकेश जी, देखिए, वहाँ का जो पुलिस महकमा है उसका बड़ा अलग मिजाज होता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि वहाँ जब पुलिस अधिकारी किसी जिले में जाता है पदस्थ होने, ये कम्युनिस्ट शासन काल में जो नियम बनाया गया, परंपरा डाली गई, तो उसमें पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक को सबसे पहले जाना पड़ता था जिला सचिव के पास, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पास जाता था, उनसे बात करता था, उसके बाद ज्वाइन करने जाता था। ये कम्युनिस्टों की एक परंपरा डाली गई थी और वही परंपरा का पालन करवा रही ममता बनर्जी जी। तो आप देखिए कि उनके यहाँ समन्वय नहीं होता पुलिस और पॉलिटिशियन के बीच में, समर्पण होता है। वही समर्पण जो है, राजीव कुमार जी का समर्पण आज उनको राज्यसभा तक ले आया। नंदनी जो सेक्रेटरी बनी है वो पुलिस अधीक्षक थी, फिर उसके बाद जब संदेश खाली हुआ था तब वो होम सेक्रेटरी थी और फिर चीफ सेक्रेटरी बनी। इसके बाद जितने भी पुलिस अधिकारियों को बदले गए हैं वो कहीं ना कहीं समर्थित नहीं है, समर्पित है। और वही समर्पण को देखते हुए ही चुनाव आयोग ने सबसे पहले जो डंडा चलाया है वो पुलिस महकमे पे चलाया है कि जिससे कि चुनाव को निष्पक्ष कराया जा सके। इसलिए हो सकता है ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये इमरजेंसी है, इसलिए दीदी का पारा चढ़ा हुआ है। बात असम की भी जल्दी से कर लें। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग है और उससे पहले वोटों का जोड़ घटाव और गुणागणित जारी है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने रायजोर दल से एमओयू साइन कर लिया है। असम की राजनीति में ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी में एमओयू साइन हुआ है, क्योंकि एमओयू तो अब तक कंपनी और सरकार के बीच में ही हुआ करता था। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग खबर है, एमओयू राजनीतिक दलों में भी साइन होता है। देखिए, वो हो गया, अंडरस्टैंडिंग बनाई लोगों ने। पहले इसको हम लोग कहते थे कि सीट का एडजस्टमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी। अब ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं रायजोर दल की। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी उस दिन भी हम लोग कर रहे थे। पहले कांग्रेस ने जो 4 पार्टियों के साथ अलायंस किया उसमें रायजोर दल अलग हो गई थी। ये अखिल गोगोई उसके बड़े नेता हैं और सीएए के खिलाफ इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुए थे और पिछले चुनाव में ये चुनाव जीते हुए अपनी पार्टी के विधायक भी हैं और अपर आसाम में ये अच्छा खासा असर रखते हैं। जो इथनिक ग्रुप्स हैं उसमें जो जातीय और भाषाई जो एक बड़ा समूह है असम का, उसके बीच में रायजोर दल की और अखिल गोगोई की एक अच्छी स्थिति है उनकी। तो उनके साथ कांग्रेस को अलायंस करना था जो पहले नहीं हो सका था। लुरिनजोत गोगोई की जो पार्टी है उसके साथ हो गया था, असम जातीय परिषद के साथ, और अखिल गोगोई के साथ नहीं हुआ था, वो कांग्रेस ने कर लिया। तो ये कांग्रेस के लिए इतनी बुरी खबरों के बीच में, जैसे प्रद्योत बरदोलोई छोड़ के गए, उसके बीच में एक बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए। हम ये भी तो कह सकते हैं, मैं एक सेकंड के लिए बोलूंगा, हम ये भी तो कह सकते हैं कांग्रेस ना तो अब अपनों पे विश्वास कर पा रही और न गठबंधन पे विश्वास कर, इसलिए एमओयू कर रही है। इसलिए वो एमओयू कर रही है कि आप छोड़ के भगने ना पाओ। मतलब एमओयू का मतलब तो यही हुआ ना कि आपने गठबंधन या आपने मतलब संयुक्त रूप से जो वो छोड़ के भगने की स्थितियां खत्म होते हैं। वो ग्राउंड पर आता नहीं है, उसका 90% ग्राउंड पर नहीं आता। जो कंपनियों के एमओयू होते हैं, कंपनीज की एमओयू अलग होते हैं। अब राजनीतिक दल का एमओयू क्या रंग दिखाता है वो देखने वाली बात होगी।